पॉइंट। अरे हाँ, तुम्हें अगर ये याद नहीं है तो मेरे को बोल दिया करो ना, इसमें लाइट जली नहीं रहे ना तो बोल दिया करो, तब आवाज आती, वरना इस आवाज नहीं आती है। हाँ लो, लास्ट क्या पढ़ा था बताओ तो सही मुझे। फर्क ये चलेगा, लो कल का रिवीजन कर लेंगे फटाफट। कब मैंने शुरू किया था? तृतीय कर्नाटक युद्ध से। तृतीय कर्नाटक युद्ध होता 1756 से लेकर 1763 के बीच में। कारण क्या था उसका? कारण था कर्नाटक के ऊपर उत्तराधिकार को लेकर 1756 से 63 के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय संघर्ष चला था, इस कारण से युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध का एक फेमस युद्ध है वांडीवास का युद्ध, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसियों के बीच में होता 1760 में। इसमें से जो अंग्रेजों की तरफ से सेनापति आया था वो था आयरकोट, और फ्रांस वाले की तरफ से सेनापति आया था वो था लाली और बूसी। तो लाली और बूसी को आयरकोट ने पकड़कर कूटा था, पकड़ के ना कूट दिया था। कूटने के बाद फिर उन्होंने अधिकार कर लिया था वहां पर, अधिकार करने के बाद में दे भी दी थी। लेकिन जो लास्ट में संधि हुई थी ना, वो पेरिस की संधि हुई थी, और उस पेरिस की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हो चुका था और बाद में सब कुछ शांत हो गया था। पौंडीचेरी पर एक बार तो अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन बाद में उसको दे दिया था, चंद्रनगर भी दे दिया था। हमने देखा था कि 1693 ईस्वी में डचों ने भी एक बार पौंडीचेरी पर अधिकार किया था, लेकिन रिज्यू समझौते के माध्यम से डचों ने पौंडीचेरी को वापस पुर्तगाली उसको फ्रांस वालों को दे दिया था, भाई ले लो रे तुम वापस, है ना। ये चीज हमने देखी थी। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी कि जो पौंडीचेरी था, उस पौंडीचेरी के पास में इनकी फ्रांसीसियों की तो फैक्ट्रियां थी सही, इसके अलावा जो ये थे अंग्रेज थे, इनकी भी फैक्ट्री थी। उसका क्या नाम था? फ्रांसीसी। अबे मूर्खानंदो, पौंडीचेरी के पास में जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री बनाई थी उसका क्या नाम था? मैंने कल नहीं लिखा है नहीं। हाँ, फिर तुम मेरा शक्ल क्या देख रहे हो? वो क्या बोला था? तो फैक्ट्री बोले, व्यापार केंद्र, बात तो एक ही है, दोनों एक ही तो बात है। मैं मुंह देख रहे हैं। जॉर्ज डेविड है ना, सेंट जॉर्ज डेविड नाम से उसने अपना मुख्य व्यापार केंद्र बनाया था, इतने देखा था। इसके अलावा उन्होंने क्या शुरू किया था? उत्तर मुगलकालीन बादशाह, क्योंकि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रम समाप्त हो चुका था। उत्तर मुगलकालीन बादशाह कौन थे? मतलब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद जितने भी बादशाह बने उनको बोलते हैं उत्तर मुगलकालीन बादशाह। औरंगजेब के मुख्यतः दो बेटे थे, मुअज्जम और आजम। इनके बीच में जाजब का युद्ध हुआ था, जिसमें आजम हार गया था, मुअज्जम जीत गया था, और बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो मुगल बादशाह बना था, जिसका टाइम पीरियड था 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक, हमने देखा था। इसके अलावा इसने जजिया कर समाप्त किया था। कब? 1713 ईस्वी में इसने एक जजिया कर समाप्त किया था। इसके अलावा में क्या देखा इसके बारे में? बहादुर शाह के बारे में क्या देखा? तो उपाधि क्या थी इसकी? उपाधियां क्या क्या थी? शाह बेखबर और शाह आलम फर्स्ट। अच्छा, शाह बेखबर क्यों कहते थे इसको? बेखबर है, बेगर थोड़ी। क्यों? क्या नाम था? लाल कुंवर। क्या नाम था? लाल कुंवर। लाल कुंवर के पीछे घूम रहा था ना, ये नृत्य की थी वो। अच्छा, और इसके अलावा क्या पढ़ा था इसके बारे में? एक लाइन और पढ़ी थी, लास्ट वाली लाइन। सिडनी ने क्या कहा था? कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसकी कुछ प्रशंसा की जा सकती है। इसके अलावा इसके बाद बना था जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासन का कितना था? 1712 से लेकर 1713 तक। हाँ, बहादुर शाह के बारे में बताया, सॉरी, जहांदार शाह ने, लाल कुंवर भी जहांदार शाह के बारे में ही था ना। मैडम, अच्छा अच्छा, ई का बात पढ़े जो, ई का बात पढ़ दिया हमने, रस थोड़ी मोड़ दी को। जहांदार शाह तेरा हाँ वो ना, तो जहांदार शाह के बारे में हुआ था। इसके अलावा फिर फर्रुखशेर शुरू किया था, पढ़ा थोड़ा इसके बारे में? आज पढ़ेंगे फर्रुखशेर। अच्छा, ये जो जहांदार शाह था ना, इसको किसने बनाया था शासक? जुल्फिकार खान ने। किसने बनाया था? जिसको क्या बना दिया था इसने बाद में? प्रधानमंत्री बना। जुल्फिकार खान को ना प्रधानमंत्री बना दिया था। आज पढ़ेंगे अपन फर्रुखशेर। कुछ लिखा है थोड़ी देर मैंने इसमें? क्या बोल रहा है? अरे शाहरुख खान क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, मुझे पता है ना, मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया। 1713 से लेकर 1719 तक कौन बना था? फर्रुखशेर। देखो, इस समय जो दिल्ली सल्तनत थी ना, इस दिल्ली सल्तनत में दो भारतीय मुसलमान थे जिनको बोलते अपन सैयद बंधु।
पॉइंट को नोट करना, मैंने बोला भारतीय मुसलमान थे सैयद बंधु, और इनका नाम था वजीर उल्ला खां और एक नासिर खां, नाम से दो सैयद बंधु थे। इन दोनों सैयद बंधुओं ने मिलकर अगला जो शासक बना दिया, कैसे बना दिया, फर्रुखशियर को, कि अगला जो मुगल सुल्तान बनेगा कौन बनेगा, फर्रुखशियर बनेगा। और कुल मिला के इन्होंने ही पूरा अपना, मतलब जैसे ये कहे ना वैसे ही कौन करे, ये फर्रुखशियर करे। ये कहे तब उठे, कब कब तब बैठे, ये कहे तब खाए, कब कब सोए। कुल मिला के सारा काम कौन संभाल रहा, ये सैयद बंधु संभाल रहे थे। हुआ क्या, हमने देखा था कि जो सिखों के अंतिम गुरु थे कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। इनको सिख इसलिए बोलते हैं, हिंदू धर्म ही है, पर ये हिंदू धर्म में होते हुए भी गुरु की सीख मानते हैं, गुरु की कही हुई बात को मानते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया सिख, इसलिए सिख बोलते हैं ना। और सिख के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु थे वो। जब गुरु गोविंद सिंह का अंतिम समय आया तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आज के बाद कोई भी सिख धर्म में गुरु नहीं बनेगा, अंतिम गुरु मैं हूं और मैं हूं, अब इसके बाद गुरु कोई नहीं बनेगा। हुआ क्या था कि गुरु गोविंद सिंह जब धार्मिक कार्य तो कर ही रहे थे, धार्मिक कार्य करने के बाद साथ में ही जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, जो सल्तनत सुल्तान हुआ करते थे, वो भी इसमें इंटरफेयर करते थे और उनको परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे इनको, सिखों को, सिख के गुरुओं को। तो इतने में फिर गुरु गोविंद सिंह ने सोचा कि यार ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, हम तो धर्म ही धर्म के उपदेश दे रहे हैं, कोई युद्ध करने वाला भी होना चाहिए। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, अपना एक पंथ बनाया जिसको बोलते हैं खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, और इस खालसा पंथ में किन किन को जोड़ा कि सिख परिवार के जितने भी जो बड़े बेटे हैं वो सब खालसा पंथ में ज्वाइन हो जाओ, सब खालसा पंथ में जुड़ जाओ। तो उन सभी बड़े बेटों को लेके एक पंथ बना लिया, यानी कि एक सेना तैयार कर ली, हथियार ले लिए अपने पास में, और जो भी सिखों के प्रति ऐसी नीतियां रखेगा या सिखों को परेशान करेगा उससे युद्ध करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह का अंतिम समय आया तब उन्होंने कहा कि अब सिख धर्म में कोई गुरु नहीं बनेगा। तो लोगों ने कहा कि अगर गुरु नहीं बनेगा तो हम सीख किससे लेंगे, हमें कोई ज्ञान लेना हो, उपदेश लेना हो, किससे लेंगे। कि मैंने हमारे धर्म में जो 10 गुरु बने मेरे समेत, और इन 10 गुरुओं ने जितने भी उपदेश दिए ना उन सबको एक पुस्तक में संकलित कर लिया है, और इसे बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। आज से आपको कोई उपदेश लेना हो, कोई जानकारी लेने को, ज्ञान लेना हो, तो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना और आपको उपदेश मिल जाएंगे। कि ठीक है भाई, गुरु का काम तो गुरु ग्रंथ साहिब कर देगी। लेकिन जो आपने नया काम शुरू किया है राजनीति वाला, खालसा पंथ वाला, इस खालसा पंथ का नेतृत्व कौन करेगा? अभी तक तो आप राजा थे इसके, आपके बाद इसका नेतृत्व कौन करेगा? कि हाँ यार ये तो दिक्कत है। एक बार क्या हुआ, कश्मीर में एक राजपूत शासक था, एक राजपूत था कश्मीर का जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। लेकिन इस लक्ष्मण सिंह के साथ एक दिक्कत थी। इस लक्ष्मण सिंह ने राजवंश त्याग कर, क्षत्रिय धर्म त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। इसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये महाराष्ट्र की गुफाओं में तपस्या कर रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के। एक दिन क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह उधर घूमने गए तो उनको लगा कि यहाँ पर लक्ष्मण सिंह है। वो जान गए यार ये तो कश्मीर का राजपूत ब्राह्मण है, और सॉरी राजपूत क्षत्रिय है, ये कैसे वैराग्य धारण कर लिया। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मिस्टर लक्ष्मण सिंह, आपका धर्म वैराग्य धारण करना नहीं है। क्षत्रिय का धर्म होता है हथियार उठाकर युद्ध करना और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना, जहां पर भी अधर्म हो रहा है उनको समाप्त करना। इनको जगाया, जगने के बाद इन्होंने कहा ठीक है मैं युद्ध करूंगा, आपके साथ चलूंगा। और गुरु गोविंद सिंह के साथ वो पंजाब आ गया। पंजाब में आने के बाद जब गुरु गोविंद सिंह ने उनकी बहादुरी देखी, तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा यार बंदा तो बहादुर है, बंदा मतलब लोग, और बहादुरी ने उसकी वीरता देखकर तो उन्होंने इसको एक नाम दिया नया, क्या, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। अब जब गुरु गोविंद सिंह का अंतिम समय नजदीक आया तो उसके बाद में जो खालसा पंथ उन्होंने बना रखा था ना, उस खालसा पंथ का नेतृत्व किसको संभाला दिया? बंदा बहादुर। यानी गुरु गोविंद सिंह के बाद खालसा पंथ का शासक कौन बना था? बंदा बहादुर बना था। अब बंदा बहादुर के समय जो मुगल सुल्तान बना हुआ था वो था फर्रुखशियर। एक बार के लिए बंदा बहादुर में और फर्रुखशियर में समझौता हो गया था, संधि हो गई थी। लेकिन बाद में कुछ समय पश्चात वो समझौता ज्यादा दिनों चला नहीं, बिगड़ गया समझौता। बिगड़ा तो आपस में आओगे, दोनों आमने सामने आ गए, युद्ध होना, दोनों तरफ से हथियार चल रहे, युद्ध हो रहा दोनों के बीच में। और फर्रुखशियर की सेना ने बंदा बहादुर को पकड़ लिया साहब। जैसे बंदा बहादुर को पकड़ा तो देखो ये जो दो तरह के मुसलमान होते हैं, एक तो भारतीय मुसलमान अलग थे, और जो बाहर से मुसलमान आए थे ना, ईरान से, तुर्क से, अफगानिस्तान से, गजरी से, वो मुसलमान अलग थे। वो मुसलमान क्या करते थे, जो भारतीय मुसलमान है ना उनको ज्यादा वर्चस्व नहीं देते थे।
भारतीय मुसलमानों को थोड़ा नीचा समझते थे कि नीची कौम है, तो ये कहां से हमारे बराबर में आएंगे, और वो थोड़े अलग मुसलमान हुआ करते थे। तो उनका एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता था कि इनको कन्वर्ट किया जाए हमारे धर्म में, इस्लाम धर्म में। तो बंदा बहादुर को पकड़ा, और बंदा बहादुर को पकड़कर उसको एक बात बोली कि देख, सिख धर्म छोड़, और सिख धर्म छोड़ के तू इधर आ, इस्लाम धर्म कबूल कर। बंदा मना किया कि नहीं, सिर दे देंगे लेकिन सार नहीं देंगे, सिर कटवा लेंगे लेकिन हमारा धर्म नहीं देंगे। बंदा बहादुर ने कहा, नहीं माने फर्रुख शेर। तो फिर मनाया, नहीं माना बंदा बहादुर। अब फर्रुख शेर ने एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई चढ़ाकर उस पर पानी उबाला, पानी उबाल दिया बड़ी कढ़ाई भरकर। उस पानी उबलते हुए पानी में बंदा बहादुर को बिना कपड़ों के बैठा दिया, नंगा करके बैठा दिया। बड़े उबल गया आलू की तरह कौन, बंदा बहादुर। उसको निकाला बाहर और चिमटे से उसकी चमड़ी को खींचा पकड़ पकड़ के, लसलसी सी चमड़ी हो गई उसकी, और फिर चमड़ी को खींच रहे हैं पकड़ के, और बंदा बहादुर चिल्ला रहा है, दर्द हो रहा है भयंकर तरीके से। फिर पूछ रहे उससे, बता इस्लाम धर्म कबूल करेगा नहीं करेगा, कि नहीं आज करूं ना कल करूं। बार बार फिर पूछे। उसके जो घाव हो गए थे उन शरीरों पर, उस घाव पर नमक और मिर्ची लगा रहे हैं, फिर भी उससे ये पूछ रहे हैं कि तू कबूल करेगा नहीं करेगा, नहीं, फिर भी नहीं करो। बंदा हंस के जवाब दे कि नहीं। अरे कह गए थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, कह गए थे कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं ता गुरु गोविंद कहलाऊं। कि 1.25 लाख हैं हम, 1.25 लाख, तुम 1.25 लाख आओगे ना तभी एक सिख लड़ेगा, तभी तुम्हें हरा के रख देगा। तुम मेरे को डरा रहे हो, नहीं करो। फिर भी बंदा बहादुर का 3 साल का बेटा था, उस 3 साल के बेटे को बंदा बहादुर के सामने आरी से काटा, आरी से काटकर उसके एक एक अंगों को उसके मुंह में ठुसेड़ा बंदा बहादुर के, कि तेरे बेटे का मांस हम तेरे को खिलाएंगे, इस्लाम धर्म कबूल कर। फिर भी नहीं माना बंदा। उस बंदा बहादुर को पूरी दिल्ली में नंगा घुमाया बेड़ियों से बांधकर, और पूरी दिल्ली की जनता को कहा कि इसके ऊपर थूको, टॉयलेट करो। उसके ऊपर थूकी पूरी दिल्ली की जनता, टॉयलेट किया उसके ऊपर। फिर बंदा बहादुर ने माना और फाइनली उसको मार ही दिया, लेकिन बंदा बहादुर ने अपना धर्म का चेंज नहीं किया। यह जो घटना थी फर्रुख शेर के शासनकाल की, इस घटना को फर्रुख शेर के शासनकाल का काला दाग कहते हैं। सबसे घिनौनी हरकत थी फर्रुख शेर की कि उसने उस बंदा बहादुर को इतना प्रताड़ित किया, भयंकर रूप से प्रताड़ित किया बंदा बहादुर को। यानी कि उससे एक बार पूछते कि तू इस्लाम धर्म कबूल कर रहा है नहीं कर रहा, उसका एक नाखून उपाड़ते, खींचते एक नाखून पकड़ के, फिर पूछते, फिर नहीं मानता, फिर खींचते। भयंकर तरीके से प्रताड़ित किया बंदा बहादुर को, लेकिन फायरी नहीं माना, और नहीं माना उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं छेड़ा। इसलिए इस फर्रुख शेर की एक हमें उपाधि मिलती है, और इसकी उपाधि मिलती है हमें घृणित कायर। घृणित था एकदम, कायर भी था, कैसा घृणित। ऐसा कौन बर्ताव करता है अपने दुश्मन के साथ, इतना भयंकर इतना क्रूर बर्ताव कौन करता है? वो काम किसने किया था? फर्रुख शेर ने किया था। एक बार इसके बारे में लिखते हैं, फिर आगे और पढ़ेंगे। लिखो, यह सैयद बंधुओं की सहायता से, यह सैयद बंधुओं की सहायता, ये नाम सैयद बंधुओं की सहायता से, सैयद बंधु, सैयद मुसलमान होते हैं, हाँ, यह सैयद बंधुओं की सहायता से, ये नाम मैंने अलग लिख दिए, नासिर का तो तब था ना। सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना या मुगल सुल्तान बना, ऐसे लिखना। सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल सुल्तान बना, मुगल सुल्तान बना। लिख लो दोनों के नाम, सैयद बंधु ये दोनों थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। सैयद बंधु कौन कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। जिसमें से जो हुसैन अली खां था ना, इसको तो फर्रुख शेर ने अपना रक्षा मंत्री बना लिया था। अभी कौन है अपने रक्षा मंत्री? प्रेजेंट टाइम में कौन है अपने? कौन है रक्षा मंत्री? कौन है? राजनाथ सिंह, है ना? तो फर्रुख शेर का राजनाथ सिंह कौन था? हुसैन अली खां। लिख लो। लिखो नेक्स्ट लाइन से, रुको लिखाऊं, लिखो। इसके समय अंग्रेजों और मराठों के मध्य समझौता हुआ था। इसके समय अंग्रेजों और मराठों के मध्य समझौता हुआ था। इस समझौते को अपन जब मराठा पढ़ेंगे ना, तब ढंग से पढ़ेंगे ना। एक बार नाम लिख लो केवल यहां पर, है ना। इसके समय अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य समझौता हुआ था।
अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य समझौता हुआ था, समझौता हुआ था। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसने सिख नेता बंदा बहादुर को, इसने सिख नेता बंदा बहादुर को निर्दयता पूर्वक मार दिया। इसने सिख नेता बंदा बहादुर को निर्दयता पूर्वक मार दिया, निर्दयता पूर्वक मार दिया। लिखो उपाधि किसकी? फर्रुखशियर की। क्या थी? घृणित कायर। उपाधि लिखो घृणित कायर। रफी उद, ओ सॉरी क्या लिखा है? घृणित कायर है ना। इसका बंदा बहादुर के बारे में लिख लो ना। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण सिंह था। नेक्स्ट लाइन लिख लो, ब्रेक भी लिख लो, कहीं भी लिख लो, जैसे तुम्हें याद रह जाए कुल मिला के ना। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह था। बंदा बहादुर का नाम लक्ष्मण सिंह था। अब देखो, फर्रुखशियर को किसने शासक राजा बनाया था? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु उसके शासन कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे भयंकर तरीके से। जब हस्तक्षेप करने लगे तो फर्रुखशियर ने सोचा यार ये कौन होते हैं यार, तो मतलब मेरे ही कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो फर्रुखशियर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू करता है उनको मारने के लिए। जब उन्हें सैयद बंधुओं को यह बात पता चली कि फर्रुखशियर हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा है हमें मारने के लिए, तो उन सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर को ही मार दिया और 1719 में इसकी डेथ हो जाती है। अब सैयद बंधुओं ने जो नया मुगल बादशाह बनाया है वो एक और बंदे को बनाया, नए बंदे को, उसका नाम था रफी उद दर्राज, रफी उद दर्जात, सॉरी रफी उद दर्जात। इस नाम से एक नया मुगल सुल्तान बनाया और इसका शासनकाल है 1719। ये जो रफी उद दर्जात है ये किसके सहायता से बनाया नया मुगल सुल्तान? वही सैयद बंधुओं की सहायता से। सैयद बंधुओं ने इसको बनाया, लेकिन बेचारे की किस्मत में नहीं था शासक बनना। इसके एक रोग और था टीबी, और टीबी रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई। मात्र इसका जो शासनकाल था वो चला था फरवरी 1719 से जून 1719। 4 महीने का शासनकाल था इसका मात्र। 4 महीने तक मुगल सुल्तान बना, फिर टीबी के रोग से मारा गया। तो लिख लो, लिखो रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात शासनकाल कब था? 1719। तभी बना और तभी सलट गया। ऐसे राजाओं तो मजा है पढ़ने में भी, एक पेज में हिस्ट्री खत्म। रफी उद दर्जात लिख लिया 1719 ना। लिखो, इसमें लिखो यह सैयद बंधुओं की सहायता से, यह सैयद बंधुओं की सहायता से, यह सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना। सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना, मुगल बादशाह बना। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसका सबसे कम शासनकाल था। नेक्स्ट टाइम लिखो, इसका सबसे कम शासनकाल था। इसका सबसे कम शासनकाल था। लिखो नेक्स्ट लाइन से, टीबी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। टीबी की फुल फॉर्म क्या है? टीबी की फुल फॉर्म क्या है? हारबाज, रवीना, विमल, ट्यूबरक्लोसिस। किसकी फुल फॉर्म? ट्यूबरक्लोसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? तपेदिक और क्षय रोग है ना, क्षय रोग बोल रहा है, तपेदिक बोल रहा है। अच्छा, किसके कारण होता है टीबी? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, किस कारण होता है? बैक्टीरिया कारण होता है? किस कारण होता है? वायरस के कारण।
है, लिखो, लिख रहा टीबी के कारण इसकी मृत्यु हुई। देखो जब रफी उद्दरजात मरा था ना, तब रफी उद्दरजात ने कहा था कि देखो शहीद बंधु, मैं तो चलो मेरा ज्यादा समय लेके नहीं आया था मैं, हाँ लिख लो ना ब्रैकेट में, वहां लिखा था ना सबसे कम शासनकाल रहा था, उसके ब्रैकेट में ये भी लिख लो फरवरी 1719 से जून 1719, एक लाइन लिखा थी ना मैंने, सबसे कम शासनकाल था, तो उसके ब्रैकेट में लिख लो फरवरी 1719 से जून 1719। लिख लिया। जब ये मरने वाला था तब इसने कहा शहीद बंधुओं को कि शहीद बंधु देखो मैं तो ज्यादा शासनकाल देख नहीं सका, लेकिन मेरे छोटे भैया है यार, मेरे बाद कम से कम आप उनको राजा बना देना, उनको मुगल बादशाह बना देना। शहीद बंधु ने कहा कोई बात नहीं, हमें तो कठपुतलियां नचानी है, तो किसी को बना देंगे। तो शहीद बंधु वो खिलाड़ी थे जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब यहाँ का मुगल बादशाह कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। 1713 से लेकर 13 में फर्रुखशीर को बनाया था ना, 1713 से लेकर लगभग 1730 तक 15 से 20 सालों तक उन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ का मुगल बादशाह कौन बनेगा। अरे क्या वर्चस्व रहा था शहीद बंधुओं का। शहीद बंधु अब ये मोहम्मद शाह रंगीला पढ़ेंगे तब उनको ढंग से देखेंगे, और है ना। लिख लिया रफी उद्दरजात। नेक्स्ट लिखो, इसका छोटा भाई था, उसको अब शासक बनाया गया और उसका नाम था रफी उद्दौला। रफी उद्दौला, इसका शासनकाल था 1719। शासनकाल कितना है? 1719। किसकी सहायता से बना था शासन? वही शहीद बंधुओं की सहायता से। अब देखो हुआ क्या, ये बंदा जब मुगल बादशाह बना ना, और क्या ख्वाहिश लेके आया था कि हम भी हमारी मुमताज के लिए ताजमहल बनाएंगे। जिस प्रकार से शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, उसी प्रकार से मैं भी मेरी मुमताज के लिए ताजमहल बनाऊंगा। भगवान ने मुमताज थी या नहीं थी भगवान जाने, तो ये जाने, लेकिन इसने एक उपाधि धारण की थी, और इसकी एक उपाधि मिलती है में शाहजहां सेकंड। शाहजहां सेकंड इसकी एक उपाधि मिलती है। हाय रे इसकी किस्मत, ये भी ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाया। इसका शासनकाल मात्र 6 वर्षों का था। इसके भी एक रोग हो गया 25, और 25 रोग से बेचारा 25 बन गया, डेथ हो गई इसकी। और इसका शासनकाल जून से लेकर लगभग दिसंबर तक चला था। दिसंबर भी नहीं, नवंबर तक चला था, सलट गया। तो 6 साल तक इसका शासनकाल चला था, और उसका 4 साल तक चला था। 4 और 6 10 साल, 10 वर्षों में, सॉरी 6 महीना ना, साल नहीं, 6 महीनों में इसका, 4 महीने में उसका, 10 महीने में दोनों भाई सलट गए। तो लिख लो इसके बारे में भी। मैं लिखा रहा हूं ना, हेडिंग लगा ली। लिखो, यह भी सैयद बंधुओं की सहायता से, यह भी सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना। सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना, मुगल बादशाह बना। लिखो उपाधि, टाइटल्स, उपाधि। उपाधि क्या थी? शाहजहां सेकंड। शाहजहां सेकंड। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसका शासनकाल 6 माह का था। इसका शासनकाल 6 माह का था, 6 माह का था, तथा पेचिश के कारण, तथा पेचिश के कारण, पेचिश के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तथा पेचिश के कारण इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? रफी उद्दौला की। अब नया शासक किसे बनाए? मात्र 18 साल के नौजवान को इन्होंने नया शासक बनाया, जिसका नाम रखा इन्होंने मोहम्मद। मोहम्मद नाम से इन्होंने नया शासक बनाया, मोहम्मद शाह ना, जो अपनी रंगीन प्रवृत्तियों के कारण, अपनी रंगीन आदतों के कारण एक अलग नाम से कहलाया, जिसको बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। और इसका शासनकाल था 1719 से लेकर 1748। लगाओ हेडिंग, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीन जी उड़ा था, देखेंगे इसकी बातें। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। ये भी किसकी सहायता शासक बना है? वही सैयद बंधु।
अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां क्या शानदार तरीके से दिल्ली के मुगल बादशाह डिसाइड कर रहे हैं। मैंने अभी बात बताई थी आपको कि जो सैयद बंधु थे ये भारतीय मुसलमान थे, बाहर से नहीं आए थे, भारत के ही थे। और भारतीय मुसलमानों को जो बाहर से आने वाले थे वो तो नीचा समझते थे, अपने दरबार में इतना ऊंचा पद उनको नहीं देते थे। तो कहीं ना कहीं ये सैयद बंधु अपने पूर्वजों का बदला ले रहे थे, दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला ले रहा था। कौन? सैयद बंधु सबका बदला ले रहा था ना। अब इनका बदला लेते हुए उस नेपथ्य में बैठा हुआ ये सैयद बंधु कठपुतलियां नचा रहा था। कभी फर्रुख सिरों को बादशाह बना रहा है, कभी रफी उद्दरजात को बना रहा है, कभी रफी उद्दौला को बना रहा है, कभी मोहम्मद शाह रंगीला को बना रहा है। और अब तो इनका इतना वर्चस्व बढ़ गया था कि मोहम्मद शाह रंगीला इनसे पूछे बिना तो घर से बाहर ही नहीं निकलता था। मोहम्मद शाह रंगीला तो बेलखना एकदम निकम्मा बावड़ा शासक था। कैसे कि मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में ऐसा कहा जाता है दारूड़े आदमी था, एक दो भयंकर वाला। दारू तो खैर बहुत सभी राजा पिए, ये भी पीता था। एक बार ऐसा कहते हैं इसके बारे में कि रात को पार्टी वार्टी करके सोया था, थोड़ा लेट सोया था, दारू और पी के सोया। सुबह लेट हो गया कोचिंग आने के लिए, दरबार में जाने के लिए। अब लेट हो गया, फटाफट उठा, सबने आवाज लगाई, बादशाह भी सो रहे हो क्या? दरबारी आ गए, सब वेट कर रहे हैं आपका। फटाफट उठ गया दरबार में, सीधा कहां चला गया? दरबार में। अब सब लोग देख रहे, देख इसको हंस रहे, सब हंसे इसको देख, और जाके सिंहासन में बैठ गया। अब सब हंसे, इसने कहा क्यों हंस रहे हो? अब फिर भी यो कौन ही देख रहे से, देख तो सही बादशाह की तरफ, पर बात नहीं बताया उसको किसी भी। फिर वैसे निकम्मा मैं पूछ रहा हूँ क्यों हंस रहे हो? इतने किसी ने हिम्मत करके कहा कि बादशाह नीचे तो देखो। यानी कि बादशाह जैसा सोया था वैसे उठ के आ गया दरबार में, जिंदाबाद ही आ गया था। अच्छा, तब मोहम्मद शाह रंगीला यार कितना दारू में नशे में आदमी, एक बार खुद की बेइज्जती होती है ना तो होश तो आता है यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें। उसने नीचे देखा, अब क्या किया जाए। उसने कहा अच्छा तो आप लोग इसलिए हंस रहे हो कि मैंने कपड़े नहीं पहन रखे, और तो क्या पागलो, आज के दरबार की कोडी ड्रेस कोड यही है, तुम भी उतारो तुम्हारे। तो उन्होंने सभी दरबारियों के कपड़े उतारा दिए थे कि आज दरबार का ड्रेस कोड यही है। सोचो इतने निकम्मे मुगल बादशाह हुए थे बाद में। फिर अगर मानो कि आज वो मुगल बादशाह होता मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, आज भी अगर राजतंत्र होता तो दिल्ली में बैठा बैठा आदेश देता कि आज कोचिंग का ड्रेस कोड ये वाला रहेगा, सब वहां से जिंदाबाद आएंगे, घर से कोई कपड़े पहन के नहीं आएगा। तो ऐसे लक्षण थे मुगल बादशाहों के। अब मुगल बादशाह सैयद बंधुओं की सहायता से वो बना। इन सैयद बंधुओं को भारत के इतिहास में किंग मेकर कहते हैं, किंग मेकर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। किन्हें कहते हैं? इन सैयद बंधुओं का। बादशाह बना रहे, राजा बना रहे दिल्ली का, तो किंग मेकर्स तो कहेंगे। अच्छा, सैयद बंधु कौन थे? भारतीय मुसलमान थे ना, ये भारतीय मुसलमान थे। अब्दुल्ला खां और हुसैन कुली खां मुसलमान, ये भारतीय मुसलमान थे। अब देखो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जची नहीं कि यार ये क्या मतलब, बादशाह में और शासन चलाएंगे सैयद बंधु, इनकी इतनी औकात हो गई क्या? जब पहले तो इनको पूछते नहीं थे औरंगजेब के इनके टाइम पे तो, और आज हमारे सिर पर चढ़ के बैठे हुए हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने प्लान शुरू किया, प्लान बनाए इसके खिलाफ में। ईरान के आसपास की जगह को बोलते तुर्री, वहां के जो मुसलमान थे ईरान के आसपास उनको बोलते तुर्रानी मुसलमान। ईरान इराक के आसपास के जो मुसलमान थे उनमें एक ब्रांच होती है अलग से, तुर्रानी मुसलमान। मोहम्मद शाह रंगीला ने इन तुर्रानियों का कि तुर्रानी तुम्हारा खून पानी हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे होते हुए ये भारतीय मुसलमान हमारे पर राज कर रहे हैं, जैसा ये बोल रहे हैं हमें वैसा करने पे मजबूर कर रखा है इन्होंने, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? देखा नहीं था तुमसे ये? तुर्रानी का क्या देखे, तेरे चक्करों में तेरे लखनऊ से ऐसा हो रहा है, तू कर रहा है, इनको सब हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा मतलब मैं तुम्हें छूट दे दूं तो सल्टा दो इनको, कि छूट तो दे के देख तो एक बार, अभी सल्टाए इनको। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा जाओ फ्री हो तुम, तुम्हारे जितने जो करो। तो उन तुर्रानी मुसलमानों ने मिलकर इन सैयद बंधुओं को क्या किया? सल्टा दिया। राम नाम सत्य हो गया सैयद बंधुओं का, इनको मार दिया और मारकर वो अपना राज स्थापित कर लेता है। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। यानी कि वो जो फर्रुख शेर से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक दिल्ली के मुगल बादशाह डिसाइड कर रहे थे, उनका एक बार जीवन लीला समाप्त हो गई। अब मोहम्मद शाह रंगीला खुद शासन संभालना शुरू कर देता है। उधर ही ईरान का एक साम्राज्य विस्तार वाला राजा, एक जो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है, उस वो राजा बनता है ईरान में, जिसको हम ईरान का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। और उस बंदे का नाम है नादिर शाह। नादिर शाह जिसको हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं, वो ईरान का शासक बनता है। और ये नादिर शाह अटैक करने आता है कहां पर? दिल्ली के ऊपर। इस अटैक को ढंग से देखेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं ना, लिखो
लिखो, ये हेडिंग लगा लेना मोहम्मद सर रंगीला, इसमें लिखो यह सैयद बंधुओं की सहायता से, यह सैयद बंधुओं की सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना, सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना, सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना। नोट लगाओ, नोट लगाओ। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास का, सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास का किंग मेकर्स कहते हैं, भारतीय इतिहास का किंग मेकर्स कहते हैं, भारतीय इतिहास का किंग मेकर्स कहते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन से, नहीं नोट, बस वो एक ही नाम है ना किंग, इसके ब्रैकेट में लिखो भारतीय मुसलमान भी लिख लो ब्रैकेट में ना, लाइन खत्म हुई ना जहां पर, वहां पर लिख लो भारतीय मुसलमान, इंडियन मोमडन्स, भारतीय मुसलमान। भारतीय मुसलमान। लिखो नेक्स्ट लाइन से, मोहम्मद शाह रंगीला ने तुर्रानी मुसलमानों की सहायता से, मोहम्मद शाह रंगीला ने तुर्रानी मुसलमानों की सहायता से, तुर्रानी मुसलमानों की सहायता से सैयद बंधुओं को मरवा दिया, सैयद बंधुओं को मरवा दिया, सैयद बंधुओं को मरवा दिया। किनकी सहायता से? तुर्रानी मुसलमानों की सहायता से। वर्चस्वशाली इसलिए थे, उनको ऐसा लगता था क्योंकि देख इससे पहले जितने भी बादशाह बने थे ना, उन सबको कौन बना रहा था? सैयद बंधु बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन मुगल बादशाहों का जो सॉफ्ट कॉर्नर था ना, वो सैयद बंधु की तरफ था। सैयद, क्योंकि जितने भी सेनापति है, जो दरबारी है, वो किसके लिए काम करेंगे? जैसा राजा कहेंगे वैसा काम करेंगे। और राजा किसके उंगली पर नाच रहा है? सैयद बंधु की उंगली पर। लेकिन इस समय मोहम्मद शाह रंगीला भी उनके खिलाफ हो रखा है और बाकी दरबारी तो हो रखे हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला के आदेश का दिया था तो वो काम कर दिया। खुद राजा क्यों नहीं बने? अगर खुद राजा बन जाते ना तो सारे दरबारी भी इनके विरोध में जाते, सारे मुसलमान सब जगह आ जाते, इनको हटा देते। सैयद बंधुओं के साथ में और कोई नहीं था, बस ये था उनका प्रभाव था कि इनके ऊपर, राजा के ऊपर, राजा हम डिसाइड करेंगे, वो चीज थी। कहां था मैं? हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला की तो बात तगड़ी बात है। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में एक तो है ही सही, वो दरबार में जिंदाबाद आ गया था। इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला ने ये आदेश दे रखा था कि मेरे 3 किलोमीटर तक एरिया में मुझे कोई आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए, तो लुगाइयां होनी चाहिए भाई सब मेरे आसपास। ऐसे तो शौक थे इस मोहम्मद शाह रंगीला के, तो इसका नाम रंगीना काम थे, तो रंगीली जी उड़ा था। अब नादिर शाह ईरान का नया शासक बना। नादिर शाह अटैक करने आ रहा है, कहां पर? दिल्ली के ऊपर। मोहम्मद शाह रंगीला के सेनापति ने मोहम्मद शाह रंगीला को कहा कि बादशाह, ईरान में एक नया शासक बनाया नादिर शाह, और भारत पर अटैक करने आ रहा है, कि आने दो, देख लेंगे। कह रहे दिल्ली पे आ जाएगा? कह रहे दिल्ली बहुत दूर है अभी तक तो। उसने अफगानिस्तान पार किया, फिर कहा अरे अफगानिस्तान पार कर लिया, अरे दिल्ली दूर है अभी तक तो। कि पाकिस्तान आ गया, दिल्ली दूर है। अरे अपना वाला पंजाब आ गया, कि दिल्ली दूर है अभी तक। हरियाणा में आ गया, कि दिल्ली दूर है। कि करनाल आ गया, कि अच्छा अब रुक जाओ, अब तो चलेंगे अपन भी। तो करनाल में आने के बाद में मोहम्मद शाह रंगीला भी इधर से सेना लेके जाता है। 1748 में करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध 1748 किस किसके बीच में हो रहा है? मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेज नादिर शाह के बीच में। नादिर शाह कहां का शासक था? ईरान का। अब युद्ध हुआ दोनों के बीच में, नो डाउट रंगीला आदमी कहीं जीतेगा क्या? हार गया करनाल के युद्ध में। क्या छाप रहे हो? अरे देवता तो बाद में लिख लेना, मैं तो हेडिंग लगाई है मैंने। हा? देखो पहले सुन तो लो, लिख लेना इसको, बाद में लिख लेना, है ना। तो हमें भूल गए वापस से, क्या बता रहा था मैं? करनाल का युद्ध। हाँ, तो इस करनाल का युद्ध नादिर शाह के मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हो रहा था। अब इनके बीच हो रहा था। अरे क्या है ये? बार बार इसको देख रहे हैं, क्या है ये?
मैं बोल भी तो रहा हूं निकम्मो। करनाल का युद्ध है ना, फिर वापस टावर छूट गए। कहां था मैं? करनाल का युद्ध है ना। तो नादिर शाह और मोहम्मद रंगीला के बीच में हो रहा था। इस युद्ध में कौन हार गया? मोहम्मद रंगीला हार गया। हारना है स्वाभाविक बात है, मोहम्मद रंगीला हारा तो नादिर शाह बैठा है ऊपर संधि करने के लिए। संधि करो, समझाओ इसको। समझाने के लिए मोहम्मद रंगीला की तरफ से एक बंदा आया था, जो उसका सेनापति था वो आया था, उसका नाम था चिंकलीज खान। चिंकलीज खान उसका सेनापति था। किसका? मोहम्मद रंगीला का। वो आया मोहम्मद इसके नादिर शाह के पास में, और नादिर शाह को आकर समझाता है, उसकी संधि करता है, और संधि करने के बाद नादिर शाह को ये कुछ पैसे देता है, और पैसे देके बोलता है कि दादा भाई जा यहाँ से, अभी तो ले ले, 20 लाख रुपए ले जा, तो पैसे लेने तो है। वो पैसे टके लेने आया था, यहाँ पर अधिकार करने नहीं आया था। तो पैसे टके दिए उसको 20 लाख रुपए, उसको कहा कि जा तेरे हाथ जोड़, दोबारा इधर मत आड़ा। जाने लगा वो। इसी बीच अवध का एक नवाब था शहादत खां। क्या नाम था उसका? शहादत खां। इस शहादत खां को बात पता चली कि यार ऐसे ऐसे चिंगलीज खान जाकर और वो नादिर शाह को 20 लाख रुपए देकर जा रहा है, यहां से जा रहा है, अब क्या किया जाए? शहादत खां गया नादिर शाह के पास में, और नादिर शाह को जाके बोलता है कि नादिर शाह बावड़ा है क्या तू, कि कैसे बस 20 लाख रुपए लेकर चला जाएगा? दिल्ली में जो अपार संपदा पड़ी हुई है इसको कौन लेगा? कि कौन संपदा पड़ी हुई है? कि दिल्ली में जाके देख, पूरे गढ़ भरे हुए, दिल्ली के किले भरे हुए सोने चांदी से, उनको लेके जा। ये 20 लाख रुपए में क्या जा रहा है? कि अच्छा सही बता। कि हाँ। गया भाई साहब नादिर शाह, कहां पर? दिल्ली में चला गया, और दिल्ली में जाकर पूरी दिल्ली को खुदवा दिया उसने कि पूरी दिल्ली को खोद दो, जहां से जितना सोना मिले, जितना जब चीजें मिले सब ले लो। सारी दिल्ली खोद दी। नादिर शाह को कुछ मिला ही नहीं। नादिर शाह ने कहा बुलाओ इसको। किसने कहा था कि यहाँ दिल्ली में सोना भरा हुआ है? कि शहादत खां। बुलाओ उसको। बुला के लाया। निकम्मे, फालतू में टाइम वेस्ट करा दिया हमारा, इतनी मेहनत और करवा दी। मैं तो कब का वहां पहुंच जाता, कहीं और जगह टेक करता, यहाँ कुछ नहीं मिला। कि नहीं नहीं साहब, है यहाँ पर दिल्ली में कोहिनूर हीरा है। क्या है? कोहिनूर हीरा। कि ठीक है भाई, तू बोला तो होगा, थोड़े दिन और रुकते हैं। दिल्ली में एक कोठा था, है ना, उस कोठे पे एक डांसर थी, एक नर्तकी थी। उस नर्तकी के पास जाता था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। डांसर का डांस देखने जाता था। प्रेमिका बनी हुई थी इसकी। किसकी? मोहम्मद शाह रंगीला की। अब प्रेमिका थी तो नादिर शाह वहां जाने लग गया, और नादिर शाह जाया तो डांसर तो उसको डांस तो पसंद आया ही, और नादिर शाह को डांसर भी पसंद आ गई। तो वो दोनों बातचीत करने लगे। तो नादिर शाह बोल रहा है उसको, किसको? उसकी नर्तकी को, कि तू यहाँ डांस वांस करती है, मेरे साथ चल, तुझे राजा रानी बना दूंगा मैं। क्या क्या रानी बनाएगा? नहीं, मुझे तो वो चीज चाहिए जो यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला के पास है। कि क्या है उसके पास में? किसके पास में? कोहिनूर हीरा है। कि पागल हो रही है क्या? मैंने पूरा दिल्ली खुद दे, मुझे कहीं कोहिनूर हीरा मिला ही नहीं। ऐसे थोड़ी मिलेगा, वो मुझे बताया कहाँ है। कहाँ है तू बता। कि मोहम्मद शाह रंगीला उस कोहिनूर हीरे को अपनी पगड़ी में रखता है। अपना जो उसने मुकुट पहन रखा है ना, उसके अंदर छिपा के फिर उसको पहनता है, तो उसमें रखा हुआ है। कि तुझे कैसे पता? कि मुझे ही पता है, मेरे सामने उतारता है उसकी पगड़ी वो, और कहीं नहीं उतारता। कि अच्छा ठीक है, अगर तू है क्या क्या बोला तू? क्या बताएगा? तो पहले बता देना। मैं भूल गया अब। अच्छा, पगड़ी चेंज कर ली। हाँ, पगड़ी में था। तो ठीक है, अगर ऐसा ही कहता है तो देखते हैं। अब क्या था कि मुगल बादशाहों के पहले कि जैसे संधि होने के बाद वो मिलकर वापस जाते थे ना, तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के पास गया कि मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है रे यार, अब जा रहा हूं मैं तो वापस, कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिला मेरे को यहाँ पर। लेकिन उनके एक रिवाज हुआ करता था कि जब दो शासक मिलकर जाते थे ना, तो अपनी पगड़ियां एक्सचेंज करते थे। अब नादिर शाह की बात पता थी कि इसकी पगड़ी में क्या है? कोहिनूर हीरा है, और वो बावड़ा भूल गया। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला ने और नादिर शाह ने अपनी पगड़ियां एक्सचेंज कर ली, और जैसे एक्सचेंज की तो कोहिनूर हीरा कहां चला गया? मोहम्मद शाह रंगीला के पास, सॉरी नादिर शाह के पास चला गया, है ना। वो कोहिनूर उसके पास चला गया और लेकर चला गया। इसके पास में एक सिंहासन भी था, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन वो सिंहासन था जो हीरो से जड़ा हुआ था, एकदम शानदार सिंहासन था मयूर सिंहासन। तो दो चीज, एक तो कोहिनूर हीरा और एक मयूर सिंहासन, दोनों को ईरान ले गया था कौन? नादिर शाह। किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। कौन से युद्ध में? करनाल वाले युद्ध में। इसमें कौन जीत गया था? नादिर शाह, और मोहम्मद शाह रंगीला हार गया था। ये दोनों बातें लिखो एक बार, हेडिंग लगा ली, करनाल का युद्ध। लिखता सही, देखो करनाल का युद्ध हेडिंग लगा ली क्या? 1748। लिखो नादिर शाह वर्सेज मोहम्मद शाह रंगीला।
हेडिंग लगा ली ना करनाल का युद्ध, इसमें लिख लो नादिर शाह वर्सेज मोहम्मद शाह रंगीला। कैसे लिख ले तो, कान को इधर से पकड़ या इधर से पकड़, कान ही पकड़ेगा। तेरे खुद के लिए बोल रहा हूं मैं मूर्खानंद। हाँ, नादिशा के नीचे लिख लो जीत। जीत इसमें लिख लीजिए। चलो बाकी इसको कल लिख लेंगे ना।